और यहां से हम लोग बात करते हैं उस कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप स्क्वाड की। 2019 के वर्ल्ड कप की स्क्वाड अप्रैल के महीने में निकली थी जब आईपीएल चल रहा था। सबको एक्सपेक्टेशंस थी कि यार ये टीम, हमें मोर और लेस पता है क्या होने वाली है। पिछले 1-2 सालों से जिन लोगों को खिलाया जा रहा है वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और टीम ने काफ़ी अच्छा रिस्ट्रक्चर करा है अपने आप को विराट कोहली के अंडर। बट जब ये स्क्वाड निकाली जाती है, आई जेन्युइनली रिमेंबर ये कितना बड़ा फियास्को था, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी और कितना बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था हम सारे क्रिकेट फैंस के लिए और सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए भी, कि ये क्या स्क्वाड निकली, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। एंड काफी सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि एज यू सेड ना, सबको यही लगता है वर्ल्ड कप से पहले या किसी भी टूर्नामेंट से पहले इनफैक्ट कि मोर और लेस आपको 90-95% ऑफ स्क्वाड पता ही होती है कि क्या निकलने वाली है। इवन बिफोर द 2023 वर्ल्ड कप सबको पता था। एंड यू नो, लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे, हमने अपनी पॉडकास्ट में भी ये बोला था कि तुम लोग एक्सपेक्ट क्या ही कर रहे थे, सबको पता ही था ये स्क्वाड निकलने वाली है। तो जब 2019 वर्ल्ड कप की स्क्वाड आती है तो नेचुरली जैसे टाइप की स्क्वाड इन्होंने निकाली, ऑब्वियस था कि सबको बहुत शॉकिंग लगने ही वाला था एंड में। एंड जब ये स्क्वाड आती है तो डिस्कस करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स कई सारे नाम एक्सपेक्टेड थे, बट कुछ नाम जो कि श्योर शॉट गारंटीड थे कि यही वो बंदे हैं जो हमारी कमियों को पूरा करेंगे, जो कि पिछले 3-4 साल से हमें दिख रही है जब से वो वर्ल्ड चैंपियंस की गोल्डन जनरेशन गई है। एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड क्यों हमने इतना बड़ा बिल्डअप करा है एग्जैक्टली, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने जरूरी थे, तभी आपको समझ में आएगा कि गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप क्या प्रॉब्लम्स हमें दिखनी शुरू हो गई थी। इस स्क्वाड की बात करें तो रोहित शर्मा और शिखर धवन द मेन ओपनर्स, ऑब्वियसली विराट कोहली कैप्टन थे, केएल राहुल जो कि एक बहुत ही अच्छे टैलेंट की तरह निकल के आ रहे थे, उनको भी टीम में रखा गया था, जो कि उस टाइम तक एज एन ओपनर ही खेलते हुए आए थे। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, केदार जाधव जो कि उस टाइम पे एक रेगुलर नेम थे टीम के अंदर, वो भी खेल रहे थे। एमएस धोनी द विकेट कीपर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, जडेजा द ऑलराउंडर्स, ये सारे नाम एक्सपेक्टेड थे। फिर आउट ऑफ नोवेयर आते हैं दिनेश कार्तिक, जो कि कई टाइम से ओडीआईज में स्टार्टिंग नहीं कर रहे थे। ओडीआई में स्टार्ट नहीं करते ना, उनका आईपीएल बहुत अच्छा गया था, तो फॉर्म भी बहुत अच्छा नहीं था, राइट। और जो सबसे बड़ा सरप्राइज था, which was the 3D player Vijay Shankar over Ambati Rayudu in the words of the selectors. 2018 में, एक साल पहले वर्ल्ड कप से, ओडीआईएस के अंदर राइडू का एवरेज 56 का था। दिस इज क्रेजी नंबर्स। एंड विजय शंकर का सरप्राइजिंगली ओडीआई डेब्यू, ये भी हमने एकदम रिसर्च के एंड में पता चला क्योंकि इतनी सरप्राइजिंग चीज थी, उसका ओडीआई डेब्यू 18 जनवरी 2019 में हुआ था। मतलब उसी साल कुछ महीने पहले उनका डेब्यू हुआ था। 9 ओडीआई मैचेस उन्होंने खेले थे वर्ल्ड कप से पहले, जिसमें से सिर्फ 5 में बैटिंग आई थी। तो 5 मैचेस के बैटिंग के हिसाब से आपने डायरेक्टली उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में ले लिया, क्योंकि ही सपोजिटली द 3D प्लेयर जो ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर सकता है वो पिच पे। और क्या आपको एक 3D प्लेयर की जरूरत थी भी हाँ। जो आपकी टीम में ऑलरेडी इतने ऑलराउंडर्स थे। इस चीज को हम और अच्छे से एक्सपोज करेंगे जब हम हमारे मैच की लाइनअप्स पे डिटेल पे जाएंगे अगले सेगमेंट के ऊपर, क्योंकि अंबाती रायडू को ना खिलाने का लॉजिक इतना ज्यादा यूजलेस लगना आपको शुरू हो जाएगा। हाँ। जैसे जैसे हम लोग हर मैच को अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे और एक्चुअली में एक्सपोज करेंगे कि इंडियन टीम का माइंडसेट और स्ट्रैटेजी उस टाइम पे थी क्या। जब ये अनाउंसमेंट आती है, अंबाती रायडू एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ट्वीट करते हैं, कांट वेट टू सी द वर्ल्ड कप विद माय 3D ग्लासेस। ओ भाई। एंड उस टाइम पे काफी रूमर्स थे कि अंबाती रायडू इतने ज्यादा इरिटेटेड है कि वो मोस्ट लाइकली अपना अनाउंसमेंट कर देंगे रिटायरमेंट का। एंड वही होता भी है आगे चल के। जब 2 जुलाई 2019 को वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, तब तक इंडिया सेमीफाइनल्स खेलना शुरू भी नहीं हुई थी। और यहाँ पर भी एक बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ है कि क्यों उन्होंने अल्टीमेटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा, क्या वो बचाया जा सकता था। इन सारी चीज़ों को लेते हुए आपने केदार जाधव को भी लिया, आपने जडेजा को भी लिया। अश्विन उस टाइम तक स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि टेम्पलेट मोर और लेस सॉर्टेड ही है। बट प्रॉब्लम पता क्या आती है, जब आपने रिजर्व्स में राइडू को रखा है, ऋषभ पंत को रखा हुआ है, नवदीप सैनी को रखा हुआ है, बट जब इंजरीज होती है तो आप मयंक अग्रवाल को बुलाते हो। क्या लॉजिक था इसका? मुझे समझ में नहीं आया कि आप एक बंदा जो रिजर्व्स में भी नहीं है उसको डायरेक्ट प्लेइंग 11 में बुला रहे हो, और किसकी जगह बुला रहे हो उसका भी कोई सेंस नहीं है। वो भी हम बात करेंगे। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आपको बेसिकली जो वाइब है, जस्ट टू प्रीसेट द टोन। इन जनरल इफ यू लुक एट इट, पिछले 3-4 साल में हमने जो भी टूर्नामेंट्स खेले हैं उसको देख के इन हाइंडसाइट इफ आई लुक एट इट, आई वाज जेन्युइनली शॉक्ड जब रिसर्च करी हमने कि क्या एग्जैक्टली डिसीजंस लिए गए थे पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और क्या सोच के लिए गए होंगे, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ गाय लाइक विराट कोहली हु इज लीडिंग द टीम। बट यस, कंटिन्यू।
और यहाँ पे जो पूरा टेम्पलेट हमें लग रहा था ना कि टीम क्या एग्जैक्टली सोच रही है, ये स्क्वाड देख के लग रहा था कि आप बेसिकली 6-7 बॉलर्स के साथ जाना चाहते हो और नंबर 8 पे भुवनेश्वर कुमार या जडेजा में से मतलब जो भी एक बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाओगे। आइडियली आई वुड से कि एक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बैटिंग ऑप्शन अगर होते जैसे कि 2023 वर्ल्ड कप हमें देखने को मिला था तो बेटर होता, बट स्टिल यू कैन मेक पीस विद इट। बॉलर्स में ये अच्छी चीज़ थी कि आप बॉलिंग हैवी बहुत जा रहे हो, 6 बॉलर्स तो कम से कम टीम में होंगे। अगर आप विजय शंकर को खिलाओगे तो 7 बॉलर्स हो जाएंगे। क्या आपको 7 बॉलर्स की जरूरत है ओडीआईज में? आई थिंक ये क्या अगर आप ले रहे हो तो क्या आप उनको यूज करोगे आगे जाकर? नहीं, वो तो है। एंड आई थिंक आई वुड आल्सो आस्क यू, क्या ये नंबर 8 तक बैटिंग वाला जो है, क्या ये 2019 से हो गया था कि इतना होना चाहिए? वर्ल्ड कप कौन जीता? इंग्लैंड। नहीं, बट लाइक इंग्लैंड वी से ना कि चलो उनने दे वर प्रॉब्ली वन ऑफ दोस फर्स्ट टीम्स जिनने ये चीज स्टार्ट करी थी, इसीलिए जीते। विराट कोहली ने स्टार्टिंग से ही अपने कैप्टनसी के दौरान बोला है कि आई बिलीव इन द 5 बॉलर थ्योरी, एंड उसके हिसाब से मे बी ही पिक द टीम एंड ही बिट्रेड दैट ओन थ्योरी इन द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप उसको भी एक्सपोज करना है। या इसके चलते हुए एक सेंटिमेंट मेरे दिमाग में ये भी था कि ये लोग बहुत ज्यादा बॉलिंग हैवी अप्रोच लेके जा रहे हैं। एंड अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप्स में या टूर्नामेंट्स में इंडिया की हिस्ट्री देखो तो एक बहुत बड़ा रीज़न, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ दी ओनली रीज़न, बट एक बहुत मेजर रीज़न रहा है, अगर हमारे टॉप 3 नहीं चलते तो हम चोक कर जाते हैं बैट के साथ। इस वर्ल्ड कप में भी क्या हुआ अल्टीमेटली? क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड थे? इस बात को भी अब एक्सपोज करते हैं। द फनी पार्ट इज, डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज नैरेटिव्स, डिस्पाइट जो ये जितनी भी गलतियां हमें दिख रही थी, जितने भी क्वेश्चनेबल एस्पेक्ट्स थे स्क्वाड के, द सेंटिमेंट अराउंड द स्क्वाड वाज वेरी पॉजिटिव। वेरी पॉजिटिव, एंड आई थिंक अमंग्स द फैंस ऑल्सो एवरीबडी वॉज वेरी हाइड, एंड सबको ही लगा था कि एज फेवरेट्स एंटर करे भी थे हम इस टूर्नामेंट में, बट फैंस को जनरली लगा था कि हम लोग पीटने गए इंग्लैंड को इस बार, इंग्लैंड के अंदर ही। एंड आई रिमेंबर जब वो पूरी सेरेमनी हुई थी जहाँ पे विराट कोहली आते हैं, सारे कैप्टन्स को बुलाए जाते हैं, विराट कोहली अगेंस्ट अलग ही हाइप थी भाई साहब। आई जनरली थिंक ना कि उस टाइम पे एवरीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड सीम्ड सो गुड कि लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया कि एक्चुअली में चल क्या रही हैं चीज़ें। सबको लगा कि नहीं यार, सब तो हमारी जो टॉप 3 है वो तो 300 रन, यही तो नैरेटिव था उस टाइम पे, टॉप 3 इतने अच्छे 300 रन बना देंगे, ये 300 रन यही तीनों चेस कर देंगे। तो इसके चलते किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि अंडरलाइंग इशूज़ क्या थे एग्जैक्टली। और जब इंडिया एंटर करी थी वो वर्ल्ड कप तो क्लियर हर एक्सपर्ट के 2 फेवरेट्स थे, इंडिया और से इंग्लैंड फाइनल होने वाला है। एंड बात का सेंस भी था, ये 2 क्लियरली स्टैंड आउट टीम्स थी। ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट द ऑस्ट्रेलिया ऑफ 2015 उस टाइम पर, वो भी एक काइंड ऑफ एक ट्रांजिशनरी फेज से जा रहे थे। स्टीव स्मिथ वार्नर जैसे बंदे वो अपने सैंड पेपर गेट के बाद वापस कम बैक कर रहे थे, उनसे एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी। न्यूजीलैंड से तो एक्सपेक्टेशंस दूर दूर तक नहीं थी, पाकिस्तान से वो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। इट वॉज इंडियाज वर्ल्ड कप टू लूज। अगर आप इंग्लैंड से फाइनल में हारते तो भी थोड़ी बहुत आपको क्रिटिसाइज किया जाता, क्योंकि इंग्लैंड कभी वर्ल्ड कप जीतती नहीं है भाई, इंग्लैंड की बस की नहीं है। इंडिया उस वर्ल्ड कप में एंटर करी थी एज क्लियर फेवरेट्स, क्योंकि टॉप 3 बहुत अच्छे फॉर्म में था, हमारा बायलैटरल्स में बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, जिसके चलते हुए जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी ना हमारी टीम के अंदर, वो जो एक्चुअली में अंडरलाइन डीप इश्यूज थे ना स्क्वाड के, उनके ऊपर पेपर कर देता था, उन क्रैक्स के ऊपर पेपरिंग हो जाती थी और लोगों को रियल इश्यूज कभी दिखते ही नहीं थे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।